बच्चों गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो फ्री फॉल के जो कॉन्सेप्ट सीखा था, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, या उसका जब एक्सेलरेट कर रहा था तब के लिए और जब डी एक्सेलरेट कर रहा था तब के लिए। तो उस फ्री फॉल के क्वेश्चंस को हमने 2-3 देखा था। आज उसी का आगे कंटिन्यूअस और करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए फटाफट हम लोग उस इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं और फिर उस पर काम करेंगे। चलिए देखिए, पहला इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये बातें हुए थे। तो अगर एक्सेलरेट कर रहा था, मीन्स एक्सेलरेट कर रहा था का मतलब क्या था बच्चों, कि जब वो किसी भी पार्टिकल को अगर हम ड्रॉप करेंगे तो ग्रेविटी उसको अपने आप स्पीड अप कर रही थी, देन इन उस केस में पॉजिटिव लेंगे। दूसरा इसका क्या था बच्चों, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये तीन इक्वेशन जब वो रिटार्डेशन होगा तब के लिए, और ये तीन इक्वेशन जब वो एक्सेलरेट होगा तब के लिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं अब। फ्री फॉल, ये क्वेश्चन तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। हाँ, आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि स्मॉल पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द 30 मीटर हाई क्लिफ फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी फॉर 1 सेकेंड। 30 मीटर के हाइट पर है और 1 सेकेंड तक फ्री फॉल किया। अटेंड द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, जानते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी आप लिक्विड में अगर कोई आप पेबल्स वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉप करते हैं तो कुछ हो, पहले तो कम होगा उसका स्पीड, या मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन फिर उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी वो पकड़ लेगा। या जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कागज़ का टुकड़ा है, यहाँ पर अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ एटमॉस्फेयर में, तो उस पर आप देखेंगे कि कागज़ का टुकड़ा पहले इस तरह से ऐसे ऐसे जाए, मतलब उसका मोशन जैसा भी हो स्पीड अप होगा और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद फर्दर जाएगा। तो बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी वहाँ पर और समझेंगे डिटेल में। टर्मिनल वेलोसिटी जो है हमारा एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब इसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। 20 सेकेंड लेटर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द क्लिफ, विल द स्टोन कैच अप द पैरासूट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। तो आइए एक करके समझते हैं कि क्या कर रहा है। तो पहले तो 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और उसको यहाँ से ड्रॉप किया। ठीक, तो 1 सेकेंड में जब उसको ड्रॉप किया, यहाँ पर कहीं पर आया होगा और उस समय इसका u का वेलोसिटी कितना है, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर उसके बाद 20 सेकेंड अटेंड द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, लेटर द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द क्लिफ, व्हाट विल बी द कैच अप विद द पैरासूट बिफोर इट, विल द स्टोन कैच अप विद द पैरासूट बिफोर द रीचेस द ग्राउंड। तो ठीक है, तो अब उसमें देखते हैं कि अगर 1.2 मीटर पर सेकेंड का उसका टर्मिनल वेलोसिटी है और फर्दर एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसको टाइम कितना लगा होगा। तो 1 सेकेंड में वो कितना चला होगा बच्चों, जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ से जब यहाँ पर आया होगा तब 1 सेकेंड में कितना चला होगा, फ्री फॉल जैसा कुछ हुआ होगा। तो h इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 10 इंटू 1, तो 5 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे जब आप, फाइव मीटर ऐसा। तो अब वो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर है, 25 मीटर पे। ठीक, तो 25 मीटर को उसको अगर देख रहे हैं लेने में,
और टर्मिनल वेलोसिटी उसका कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकंड, नॉट स्क्वायर, इज स्क्वायर ओनली। तो उसको समय कितना लगा होगा बच्चों आने में, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका ही है मतलब। तो टाइम क्या लगा होगा, अगर यहाँ से करेंगे 25/1.2, तो कितना हो गया 25/1.2 को, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यही ना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इसका 1.2 से 25 मीटर कवर करना है। तो इसको जब आप करेंगे तो 25 250 कर लीजिए, 2 2 जा 24, 20 तो पूरा हो जाएगा 240, और डॉट उसका 100, और 12 8 जा 96, फिर 4 है तो फिर और उसमें आप कर लेना 12.83। तो जब वो ड्रॉप कर रहा है तो 1 सेकंड तक वो ऐसा किया, तो टोटल टाइम कितना लगाया उसने, 20.83 प्लस 1, तो टोटल टाइम हो गया 21.83 सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसमें आप कंफ्यूज इससे मत होना कि ये 5 सेकंड के बाद उसको किया और उसका नाम एक दे दिया टर्मिनल वेलोसिटी, इसी से पूरे क्वेश्चन का मूड चेंज हो गया। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब वो फ्री फॉल नहीं हो रहा है, मीन्स वो एनी हाउ करके रेजिस्टेंस या कुछ एयर रेजिस्टेंस लगाकर या फ्लूइड का कुछ कॉन्सेप्ट लगाकर अपने आप को बैलेंस करके 1.2 मीटर पर सेकंड का कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़ लिया। तो जी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब ये तो जी का कोई इफेक्ट नहीं, मतलब जी है और एयर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन से उस पर आप कह लीजिए कुछ इस तरह का एरोडायनेमिक्स लगने के बाद वेलोसिटी विल उसका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इतने देर इतना हुआ। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि 1.2 मीटर पर सेकंड है और यहाँ से फ्री फॉल का इक्वेशन लगा ले, मतलब अगर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर का, तो गलत हो जाएगा बच्चों। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं सोचिएगा ड्यू टू दिस टर्मिनल वेलोसिटी के टर्म से। ठीक है, एक बात तो ये हुआ। दूसरा आप क्या करें, लेटर 20 सेकंड लेटर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द क्लिफ। अच्छा, एक लोग और करामात कर रहे हैं उसी बिल्डिंग से, करें कि एक स्टोन करके देख रहे हैं, ऐसा छोड़ रहे हैं। अब पूछ रहे हैं कि पैराशूट उसको पकड़ पाएगा क्या, पैराशूट धीरे धीरे अपना तैर रहा होगा। तो ठीक इसने आप इसको आपने ऐसे ड्रॉप किया 30 मीटर के हाइट से, और तो वो देखिए उसको कितना समय लगा होगा, वो तो सिंपल फ्री फॉल जैसा होगा ना। तो इनिशियल स्पीड इसका 0 होगा प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो 30 1/2 जी का वैल्यू 10, और ये कितना हो गया T स्क्वायर, तो कुछ 2 और यहाँ से 6, देखिए 5 हो जाएगा। ये दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर H इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, और T स्क्वायर इसमें से ऐसा रहेगा, तो कैंसिल होने के बाद T का वैल्यू 6 आ जाएगा, √6 आ जाएगा, और √T सेकेंड का मतलब कितना हो जाएगा 2.45 सेकेंड, इस तरह का। देखिए, तो अब वो सोचिए कि उसका मोशन कितना 20 सेकेंड के बाद कर रहा, तो टोटल टाइम इसके लिए कितना हो गया 20 प्लस 2.45, सो दिस विल 22.45 सेकेंड, बोलिए हाँ। और ये कितने तक मोशन में 21.83, पैराशूट 21.83 के बाद डब से लैंड कर जाएगा ग्राउंड पे, और पत्थर कितने देर के बाद आ रहा है 22.45। तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट कि दिस टाइम इज द लॉन्गर देन दैट टाइम इज 20.45 सेकेंड, मतलब कि जो स्टोन को समय लगा आने में उसका ज़्यादा है, पैराशूट पहले हो जाएगा। तो कह रहा है कि विल द स्टोन कैच अप द पैराशूट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड, नो, क्योंकि पैराशूट पहले लैंड कर जा रहा है। तो ये बात समझ में आया बच्चों, इसको राइट डाउन आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जैसे कुछ होता है कि आपको नया सीखने के लिए क्या मिला, दैट थिंग टर्मिनल वेलोसिटी। तो एडवांस वाले में आप इसका टेस्ट वो कर सकते हैं आपसे 3 मार्कर्स में, जो ये सिंगल ऑप्शन रहता है उस वाले क्वेश्चन में के लिए फिट है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, पढ़ पा रहे हैं इसको,
पढ़ पा रहे। अब balloon ये भी अच्छा क्वेश्चन है। A balloon is going up with a uniform speed 20 meter per second. It was at a height of 100 meter from the ground when a stone is dropped from its basket. Find the time taken by the stone to reach the ground and height of the balloon from the ground when a stone hits the ground. तो क्या हुआ बच्चों? गोवा वगैरह में घूमने गए हैं? ये ऐसा बैलून रहता है जहाँ पर हॉट एयर बैलून, यहाँ पे लोग अपना बैठकर घूमते रहते हैं, तो उसी वही वाला बैलून है। लेकिन ये बैलून थोड़ा अलग है। ए बैलून इज गोइंग अप विद द यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो अब अगर वो ऐसे जा रहा है तो सभी चीज क्या जा रहा होगा? वो भी तो जा रहा होगा ऐसे, और इसके अंदर जो स्टोन रखा होगा कि छुपा कर अंदर, और क्या कि जाऊंगा जब मैं ऊपर तो वहां से स्टोन को छोड़ूंगा। छोटा बच्चा होगा या कोई और ऑब्जर्वर होगा या कोई और एक्सपेरिमेंटर होगा, तो ऑब्जर्वर बैठ के सब कुछ नोट डाउन कर रहा था कि एक बैलून गया 20 मीटर पर सेकेंड से और यहाँ से एक ड्रॉप किया कुछ स्टोन। सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो देखिए बच्चों, ये न्यूटन्स का जो बेसिक लॉ है तो वहाँ तो जानते होंगे कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो मोशन में वो भी जाएगा। बैलून अगर मोशन में है तो स्टोन भी क्या हो रहा है, साथ साथ वो भी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, और जब आप ड्रॉप कर रहे होंगे तो वो भी कुछ ना कुछ साथ में चला गया होगा ऐसे। तो स्टार्टिंग में तो जब ड्रॉप करा होगा तो उसका स्टोन का मोशन कैसा होगा? ऐसे जाकर फिर ऐसे नीचे आएगा। ये नहीं कि जहाँ से ड्रॉप किया वहीं से उसको नीचे आ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। ऊपर साथ में जाएगा और फिर नीचे आएगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार मिलेगा और एडवांस वाले क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, मेंस में भी मिल सकता है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होगा कि ऐसे अगर सोचोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मतलब कि आप जितना भी ड्यूरिंग द एग्जाम आपने 2 मिनट लगाया तो आपको रिजल्ट आपको मतलब कि 2 मिनट लगाया और आपको आंसर ला कर दे देगा। फ्रस्ट्रेटिंग कब होता है? जब आपने 2 मिनट इन्वेस्ट कर दिया और फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। और एग्जाम में हम अपने आप को मतलब राजा की तरह समझते हैं कि क्वेश्चन आया कैसे नहीं, ये तो मेरा अपमान है, तो लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम और मतलब वो क्वेश्चन का जो टाइम है वो तो गया ही गया, दूसरे क्वेश्चन का भी टाइम गया, तो उससे आप स्ट्रगल करने लगते हैं और आपको फिक्र है कि अब क्या करूं। तो बेटर वही होता है कि आप उसको छोड़ दीजिए। तो वो तो लास्ट ऑप्शन है, छोड़ दीजिए ना। उसके पहले वाला ऑप्शन क्या है कि आप एक बार में सही कर दीजिए और 3 नंबर है वो अपना ले जाइए और 3000 रैंक ऊपर ले जाइए। खैर आ जाइए इस क्वेश्चन पर। तो उसका स्पीड है 20 मीटर सेकेंड। तो स्टोन भी क्या कर रहा होगा बच्चों? वो भी जा रहा होगा 20 मीटर पर सेकेंड से। u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब कितने टाइम के बाद उसको हिट कर रहा है और हाइट इसका कितना है? जब वो ग्राउंड से देखा जाए तो 100 मीटर के हाइट पे था। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया था ना बच्चों कि h इक्वल टू एच नॉट प्लस यू टी। अभी देखिए कि वो जा रहा है, मतलब उसको कर रहा है, एक्चुअल में क्या है कि वो तो ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी कैसे लग रहा होगा उस पर नीचे की तरफ। यहाँ पर क्या करे, -12 GT। ये समझ में आया या नहीं? भले देखो, फिर से देखो इसको। मैंने क्या बोला इसमें कि अगर वो ऑब्जेक्ट जा रहा होगा ऊपर तो उस समय ग्रेविटी क्या लग रहा होगा? नीचे। तो उस समय ut -12 GT² लगाया जाए या ut +12 GT² लगाया जाए? ये धर्म संकट है ना हमारे पास। एग्जाम में ऐसा ही रहता है कि ut +12 GT² होगा। तो सिंपल है, सोचो कि जब वो एट मोमेंट जब आपने छोड़ा है तो जा कैसे रहा होगा? छोड़ा है तो ड्रॉप हो रहा होगा जब आप मोशन में नहीं है। किसके लिए क्वेश्चन है कि व्हेन द सब ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, पैराशूट इज इन मोशन में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो उस समय जी किधर लग रहा होगा? नीचे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -12 GT² लगाएंगे। और मतलब यहाँ पर टी हमने ये जूम किया कि आफ्टर टी टाइम के बाद वो कहीं यहाँ पर लैंड करेगा स्टोन। h इक्वल टू 0 होगा तो वही टाइम चाहिए, तो h का वैल्यू रख दीजिए 0। ओरिजिनली वो कितना पर है? 100 मीटर। स्पीड कितना है? 20t -5t²। तो यहाँ से आप 5 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? t² -4t और -20। ये सब देखिए तो थोड़ा बहुत मन सोचिए। सही लिखा गया है कि 5t² इधर आए होंगे, -20t इधर आए होंगे, फिर -100 इधर आए होंगे, फिर 5 कॉमन लिया गया तो ऐसा मिला। तो फैक्टराइज होने से तो रहा, क्योंकि इसका b² -4 ऐसी देखिए क्वाड्रेटिक है ना। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे
तो डी का वैल्यू कुछ 96 आ रहा है, b² - 4ac, तो 96 का रूट होता नहीं है। हाँ 100 होता तो बात अलग रहता है। तो खैर टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस माइनस b² - 4ac, तो 16 माइनस प्लस 4 इंटू 20/2, तो 4 प्लस माइनस 96, 96 को आप रूट 96 को क्या लिखना पसंद करेंगे, 9.8 लिख लिया जाए, 9.8 लिख लेते हैं बाई 2, और यहाँ से माइनस प्लस हो गया, तो निगेटिव का तो कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.8 प्लस 4 इज 13.8 बाई 2, तो 6.5 और प्लस 4 उधर से तो 6.9, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 6.9 सेकेंड, ऐसा 6.9 सेकेंड में वो नीचे लैंड करेगा। तो पूछा गया कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन रीच द ग्राउंड, एक पार्ट का तो आंसर आ गया बच्चों। दूसरा, द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड, तो स्टोन तो यहाँ पर लाई कर रहा है, तब तक बैलून कहाँ जाएगा, उड़ते उड़ते कहीं यहाँ पर पहुंच जाएगा। इधर आप आ जाइए, इधर ये बैलून किधर जाएगा बच्चों, यहाँ पर रहेगा, उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गया होगा उतने टाइम में। तो बैलून का स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, तो स्टोन जब तक वो नीचे जा रहा है तो बैलून का उतने टाइम में कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। कितने सेकंड के लिए चला है बैलून ऊपर, 6.9 पर कहीं यहाँ पहुँच गया होगा। एट t इक्वल टू 6.9, आर यू सीइंग दैट, यस, एट t इक्वल टू 6.9, सो यू कैन सी दैट, आप यहाँ से देख सकते हैं कि t इक्वल टू 6.9 है, तो उसका s का वैल्यू कितना, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, इसको h डैश कह लेते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो एक्सेलरेट तो करेगा नहीं। अच्छा ये क्यों हुआ बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी पे काम क्यों नहीं कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब जब हॉट एयर बैलून, इसीलिए मैंने पूछा वहाँ गए हैं, देखे थे, घूमे थे बैलून पर, या देखे होंगे नीचे से, नहीं देखेंगे तो देखें तो मैं बता देता हूँ, और जो देखे हैं तो इमेजिन कर ही सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि नीचे से वो अब थ्रस्ट छोड़ते रहता है, तो जी को वो निगेट कर देता है, ठीक है, इसीलिए जी का वैल्यू उस पर मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर अभी सिंपल क्या हो जाएगा, इसका स्पीड 20 है और 6.9 यूटी, तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो 138 के आसपास आ जाएगा मीटर। तो अब बैलून का, ये बैलून जब यहाँ पहुँच गया और जब स्टोन यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी 100 मीटर था, और बैलून अब की साइड से पहुँच गया था, हो गया जो पॉइंट ऑफ जहाँ से ड्रॉप किया गया था इज 138 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ये दिख रहा होगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 138 प्लस 100, तो टोटल कितना हो गया 238 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कर लीजिए, इसका ये की था यहाँ से कि h इक्वल टू, कैसे इसको इक्वेशन को, इसमें यही कॉन्सेप्ट सिखाया गया आपको कि h इक्वल टू आप कैसे लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एडवांस में मिल सकते हैं या मेंस में मिल सकते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 90 मीटर हाई, a stone is thrown up so as to reach the top of the tower। ठीक है, तो 90 मीटर का एक तो टावर है ऐसे, ठीक, a stone is thrown up so as to reach the top of the tower। अब यहाँ से कर रहा है कि यहाँ से थ्रो किया कि अप टू यहाँ पर पहुँच गया, ठीक, तो कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा बच्चों, वो तो निकाल लेंगे। 2 seconds later the another stone is dropped from the top of the tower। अच्छा, एक और बच्चा बैठा हुआ है मजे लेने के लिए, एक यहाँ से ऐसे फेंका
और यहाँ से इसने ड्रॉप किया एक स्टोन, सेकेंड स्टोन ऐसा हुआ। 2 सेकेंड लेटर वट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फाइंड व्हेन एंड वेयर स्टोन मीट्स ईच अदर। तो लिख दिया है, गलत चलो वो होना चाहिए, फाइंड व्हेन द वेयर 2 स्टोन्स मीट ईच अदर। तो ऐसा हुआ। तो अगर ये सपोज कर लेते हैं कि t सेकेंड के बाद मिले होंगे, t सेकेंड के बाद इनका मिलन, इन दोनों का, फर्स्ट स्टोन का और सेकेंड स्टोन यहाँ पर आए होंगे। तो फर्स्ट स्टोन कितना चला होगा बच्चों? 90 मीटर। तो इसको नेमली कर देते हैं H1। सेकेंड स्टोन कितना चला होगा? H2। तो H2 तो पहले आसानी से आप देख सकते हैं, H2 इक्वल टू अगर ड्रॉप कर रहा होगा सेकेंड स्टोन तो उसका इनिशियल स्पीड तो 0 है। अच्छा, वो कितने सेकंड के बाद छोड़ा है? t सेकंड के बाद यहाँ पर मान रहे हैं कि ये वाला अगर t सेकंड चला होगा तो 2 सेकंड के बाद उसको छोड़ा है, तो वो कितना पे आएगा यहाँ से? t-2 पर। ये समझ में आया? उसने क्या बोला कि सपोज, मतलब हमने एज्यूम ये किया कि फर्स्ट वाला स्टोन को यहाँ से यहाँ आने में t सेकंड लगा होगा, तो दूसरे वाले को आने में यहाँ से कितना लगेगा? क्योंकि 2 सेकंड के बाद हुआ होगा तो मिला तो यहीं पर है, तो t-2 सेकंड के बाद वो मिल रहा होगा, है ना? ऐसा। तो H2 इक्वल टू हाफ जी t-2 का स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखिए उसके बाद दूसरा H1 के पास तो कुछ स्पीड है लेकिन वो बताया नहीं कितना है। वो बोल रहा है कि फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 90 मीटर हाई द स्टोन इज थ्रोन अप सो एज टू रीच ऑफ द टावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 90 मीटर्स के डिस्टेंस तक पहुंच जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। तो 90 मीटर के तक पहुंच जा रहा है तो इसका मतलब फाइनल स्पीड क्या होगा बच्चों? यहाँ पर v इक्वल टू 0, यही होगा ना? यहाँ से जब फेंकेगा अप टू यहाँ पर पहुंच जाएगा। बोला है ना कि थ्रोन एज टू रीच द टॉप ऑफ द टावर, तो अगर वहां पर पहुंचने के लिए तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो थर्ड इक्वेशन को याद करें कि फटाफट दे देगा 90 मीटर चलने में कितना स्पीड यहाँ का क्या रहा होगा। तो अगर थर्ड इक्वेशन को देखें तो क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि जब फेंका होगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, तो उसका फाइनल स्पीड क्या होगा? 0। इनिशियल स्पीड तो हमें चाहिए पता करना है, g का वैल्यू g ही रख देते हैं, h। तो इसको सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू कितना हो गया? √2gh। बोलिए। तो यानी कि ये जो फेंका है √2gh से फेंका हुआ है। तो उसको देख लेते हैं, √2gh इंटू टी, क्योंकि टी सेकेंड इसको लगा होगा, माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक, यही हुआ होगा। अब इन दोनों का सम कितना होगा? H2 इधर से चला और H1 इधर से चला, तो दोनों मिलकर कितने चले होंगे? 90 मीटर। अगर इन दोनों को सम कर दें, ये इधर से H2 चला है और इधर से H1 चला है, तो H1 प्लस H2 इक्वल टू कितना जाएगा? √2gh प्लस हाफ GT-2 माइनस हाफ GT स्क्वायर। बोलिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। H2 चला कितना है? इसको ड्रॉप कर रहे थे तो हाफ GT-2 स्क्वायर। दूसरा H1 कितना चला है? 2GHT माइनस हाफ GT स्क्वायर, और दोनों इक्वेशन को सम कर दिए तो ऐसा कुछ दिखाई दिया। और इसका वैल्यू H1 प्लस H2 का कितना है? 90। तो इसी को सॉल्व करना है बच्चों हमें, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, √2ght माइनस हाफ GT स्क्वायर प्लस हाफ GT-2 का स्क्वायर। देखिए यही था। यहाँ पे मैंने उसको आगे लगता है आगे पीछे कर दिया, इसको सिंपली ऐड किया 2GHT। अच्छा 2GHT यहाँ पर छूट गया है, 2GHT माइनस हाफ GT-2 स्क्वायर इक्वल टू 90। एग्जैक्टली दोनों इक्वेशन सेम है। तो आइए इसको अब सॉल्व कर लिया जाए। H का वैल्यू हमें वहाँ पर
90 पता है। और अच्छा इसमें देखिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से भी एक हाफ जी टी स्क्वायर का स्मेल आ रहा है, सो दैट विल बी कैंसिल। तो आइए फटाफट इसको सॉल्व कर लिया जाए। 90 अंडर रूट 2gh चलो अभी लिख ही देते हैं इसको, g का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला था, 90 था, तो कितना हो गया रूट 1800 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इनको ऐसे ही रखते हैं, प्लस 1/2 जी, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 40 ऐसा। तो 90 इक्वल टू 1800, मतलब कि यहाँ से 10 हो जाए 10 और 9 30 रूट 2, मतलब 900 इंटू 2 होता है, तो 900 का रूट 30 हो गया, तो टी आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी इंटू 4 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2g माइनस 2gt, इस तरह का। ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों। 2g का वैल्यू बताइए कितना है 10, 2g ऐसे हम लोग 5g में हैं, तो 2g का वैल्यू है 2 इंटू 10 जी इस 10 और 10 माइनस 20 माइनस इधर से ये आ जाएगा, तो 90 माइनस 20 और यहाँ से t का वैल्यू तो 30 रूट 2 माइनस 2g मतलब फिर सेकेंड 20, तो t हो गया, तो यहाँ से 90 माइनस 20 का वैल्यू कितना हो गया 70, तो t का वैल्यू 70 अपॉन 30 रूट 2 माइनस 20 ऐसा। देखिए तो चाहो तो आप 0 को हाई बाय कर दो, a0 पूरे से कॉमन होकर हटा दिया, तो 3 रूट 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.41 ही मानते हैं, तो वहाँ से 3 और 42, तो 4.23 हो गया, 4.23 माइनस अगर 2 करेंगे तो 2.23 हो जाएगा, 2.23 हो जाएगा। तो बताइए 2 3 जा कितना होता है 16, 2 3 जा 6, तो 3 पॉइंट तो होगा, और यहाँ पर डॉट मतलब 69 हुआ, तो उधर से 31 और डॉट लगाएंगे तो 310 और तो 1, तो ठीक है एक राउंड ऑफ मतलब ऐसा कर लेते हैं। आगे आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर वगैरह से, आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, तो 3.1 सेकेंड आपको इतना मिलेगा। तो एक पार्ट तो इसका आंसर हो गया कि कब मिलेगा, क्वेश्चन में पूछा था ना कब मिलेगा, हाँ कि फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स मीट, तो कब मिलेगा बच्चों, इतने सेकंड के बाद मिलेगा, और कहाँ पर मिलेगा, तो कहीं भी वैल्यू पुट कर दो। अगर आपको ग्राउंड से बताना है तो h1 में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको टॉप से बताना है तो h2 में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो h2 वाला थोड़ा कैलकुलेशन आसान है, तो मैं वही ले लेता हूँ, तो उसमें आप h1 वाला वैल्यू या h2 कितना था हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1/2 जी का वैल्यू 10, टी आपका हो गया यहाँ पर 3.1 था, तो 3.1 माइनस 2 अगर करेंगे तो कितना हो गया 1.1 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो गया 5 इंटू या चलो, और 1.1 का स्क्वायर तो पता होगा सबको 1.21, तो ये 5 हो गया और ये 60, तो ठीक है, तो 6.5 मीटर फ्रॉम द आपको ए टॉप से मिलेगा। तो ग्राउंड से कितना मिलेगा, मतलब ऐसा था ना टोटल कि ये 90 मीटर का था, तो यहाँ से ये डिस्टेंस है 6.05, तो टोटल 90 का था, तो 90 माइनस 6.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए सही बोल रहे हैं 83.95 मीटर। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन देख लेना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखेंगे तो मे भी तो ये जो है 1 और 0.1 0.5 या 1 का डिफरेंसेस हो सकता है, तो हो सकता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट विल बी सेम। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। तो सबसे ये स्मार्ट आपका तरीका था कि इसमें क्या किया कि h2 निकाला और इधर से h1 निकाला, और यहाँ पर वेलोसिटी को मिसिंग करके हाइट दिया था,
तो उसको हमने वेलोसिटी का यहाँ से वैल्यू निकाला और यहाँ पर कब पहुँचा था उसको टी टाइम में 2 सेकंड के बाद लिया था, इसीलिए इसको t-2 लिया था। मतलब टोटल टाइम काउंट अगर यहाँ से यहाँ तक का देखें तो t था, यही था ना, और 2 सेकंड के बाद इसको ड्रॉप किया तो इसको कितना समय लगा होगा t-2। तो दोनों का यहाँ से हमने वैल्यू पुट किया और फिर उसके बाद इक्वेट कर दिया और उसको फाइंड आउट करके निकाल लिया। तो ये तो था इसका। तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो इसको कर लीजिए फटाक से पॉज करके, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, a girl is standing in elevator that is the moving upward at velocity of 5 meter per second and acceleration 2 meter per second square। ठीक, a girl is standing on the elevator, तो ऐसा एलिवेटर होगा। पढ़ने में आ रहा है या और इसको करूँ? अब पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन? देखिए एक बार फिर से। A girl is standing in an elevator that is the moving upward at a velocity of 5 meter per second and acceleration 2 meter per second square। When she drops her handbag, अच्छा जब वो ड्रॉप कर रही है तो इस तरह का ऐसा है, इफ सी वॉज ओरिजिनली होल्डिंग द बैग एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, मतलब ऐसा कुछ पकड़ा होगा 1.5 मीटर चाहे यहाँ से, और उसको गुस्सा आया कह कि ये लो छोड़ दिया। एबव एन एलिवेटर फ्लोर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द बैग टू हिट द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद वो उसको फ्लोर को हिट करेगा। तो देखो बच्चों, इसको करने का 2 तरीका है। मतलब एक तो या तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल लो, मतलब कि क्या होगा कि जो अगर ग्राउंड से देख रहा होगा उसको, जब ये गर्ल का ये एक्टिविटी उसने गिराया तो उसको कुछ और एजम्पशन लगाएगा तो मिलेगा। तो उतना कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम क्या करते हैं कि उसी एलिवेटर में हम भी आ जाते हैं और फिर सोचें कि क्या हुआ होगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन आसान करने में, सॉल्विंग करने में हेल्प हो जाएगा। ये कुछ ऐसे गर्ल है, खैर इतनी लंबी तो नहीं है, हमने इसको एक एजम्पशन करने के बना लिया और यहाँ से इसने ऐसा एक ड्रॉप किया 1.5 मीटर, ठीक, 1.5 मीटर से इसने ऐसा ड्रॉप किया और एलिवेटर क्या जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। तो आपके मन में क्या क्या है कि जब ड्रॉप किया होगा तो ग्रेविटी तो वहां भी लग रहा होगा, तो बेसिकली ये तो फ्री फॉल है। यस, तो ये तो बैग जो होंगे वो तो फ्री फॉल में चले गए होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसे निकल के आ रहा होगा। तो उस समय एलिवेटर क्या होगा, ऐसे जा रहा होगा, बोलिए हाँ। तो अभी जैसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऐसे जा रहा होगा और बैक कैसे आ रहा होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रहा होगा, ऐसे फ्री फॉल अगर हो रहा होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको या रिलेटिव मोशन अभी समझाऊंगा। लेकिन अब देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं ना, तो इसलिए उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक दूसरे को मीट कर रहे होंगे। तो अगर यहाँ से हम बैठ के अगर देखें तो उसमें ए भी साथ में चल रहा है, ए भी साथ में चल रहा है, तो बाकी उसका मोशन क्या हो रहा होगा ग्राउंड से, मतलब गया कैसे, ऐसे जाकर ऐसे आया होगा एक्चुअल में, तो जो ग्राउंड से देख रहा होगा। तो अभी हम उसको नहीं ले रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं कि खाली बस इस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ से। तो अभी तो उसको रेस्ट में भी दिखाई दे रहा होगा जब ड्रॉप कर रही होगी वो 1.5 मीटर। तो अब उसको 1.5 मीटर ट्रेवल करने के लिए इनिशियल स्पीड क्या होगा, 0, क्योंकि वो ड्रॉप कर रहे हैं 1/2। इसको देखना, ये भी मतलब इस कॉन्सेप्ट में सिखाना आपको चाह रहे हैं कि G+A हो जाएगा बच्चों, जो उसका एक्सेलरेशन होगा। ये बच्ची का जो बैग है वो फ्री फॉल हो रहा होगा तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जी से नीचे की तरफ आ रहा होगा और बदले में क्या हो रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। बदले में ये जो आपका होगा, जो फ्लोर होगा, ये फ्लोर भी तो ऊपर जा रहा होगा, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो दोनों जल्दी से मीट करेंगे। तो इसलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन का एक कॉन्सेप्ट लगा है G+A। तो सपोज ये काम t सेकेंड में हुआ होगा तो t²। तो आपसे पूछा है क्या गया है कि फ्लोर हाउ लॉन्ग विल इट हिट द बैग।
तो फटाफट कर लेते हैं। तो ये 2 उधर गया तो 3 हो गया। g प्लस ए, g का वैल्यू है 10 और a का वैल्यू है 2, तो 12 हो गया अपॉन इंटू टी स्क्वायर। तो बहुत अच्छा कैलकुलेशन दे दिया बच्चों। 3/12 इज 1/4 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t इक्वल टू कितना हो गया 1/2 सेकेंड। तो 1/2 सेकेंड मतलब 0.5 सेकेंड ऐसा। तो आधे सेकेंड में हिट कर जाएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया g प्लस ए का। तो आपको ही इस क्वेश्चन का देने का यही पर्पस था कि ये दोनों कब टकरा रहे हैं। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट और है। ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द 1.5। अच्छा, ये तो क्वेश्चन लगता है करा दिया हूँ, नहीं कराया तो चलो और एक बार फिर से देखो। देखिए ऐसे a truck start from the rest with the acceleration of 1.5 meter per second and a car is 150 meter behind a start from the rest with the acceleration of 2 meter per second square. So how long it will be the take the before the both the truck and car side by side and how long much the distance travel by the car. तो बेसिकली ये क्वेश्चन मतलब फ्री फॉल का तो नहीं है, ये पहले उसका है, ये करा चुका हूँ आपको, तो पीछे आपके वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अभी अब जब इसको ओपन कर ही दिया हूँ तो कुछ ना कुछ इसके बारे में बता देता हूँ कि आपका समय थोड़ा यूटिलाइज हो जाए या रिवाइज हो जाए। तो देखिए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द, यहाँ पर ट्रक था, ये कितने से जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक, और फिर उसके बाद while a car 150 मीटर बिहाइंड द स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ से कार है, दिख रहा होगा कार है, और वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो भी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो कितने देर के बाद उसको पकड़ लेगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 150 मीटर। हाँ, तो सपोज टी टाइम के बाद उसको कैचअप कर लेगा, ये कार इसको पकड़ लेगा ट्रक को। ठीक है, तो कितना होगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि टी सेकेंड में अगर इसको पकड़ रहा है कार, तो कार कितना चला होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई द कार इक्वल टू 0 प्लस हाफ, उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 इंटू टी स्क्वायर, यही होगा। तो दोनों मिलकर ट्रक और कार साइड बाई साइड अगर हो रहे होंगे, तो एक आपको आइडिया देता हूँ कि ऐसे कहीं हुए होंगे दोनों, यही हुआ होगा ना, ये ट्रक यहाँ से चलकर यहाँ आया होगा और कार यहाँ से चलकर यहाँ आया होगा, दोनों साइड बाई साइड हुए होंगे, तो टी सेकेंड पे ऐसा होगा। तो चला कितना होगा 150 मीटर, तो ये तो चला ही चला होगा, यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर ये तो चला ही चला होगा ऐसा, और बाकी का इस पे भी चला होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 150 प्लस 1/2 इंटू 1.5 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, टी का वैल्यू वो आपको मिलकर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में इसको समझाया हूँ, तो आपको आसानी होगा करने में। 2 से 2 और यहाँ से 0.75 हो गया, तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 7.5, तो कितना हो गया 0.25 टी स्क्वायर इक्वल टू 150। तो टी का वैल्यू कितना हो गया 150 इंटू 4 अंडर रूट। तो यहाँ से देखेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 10√6 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 2.45, 24.5 सेकेंड के बाद उसको कैच कर लेगा। और वो कितना चलेगा, तो चलेगा कितना, तो कहीं भी पुट कर दीजिए 1/2 जी का सॉरी ए का वैल्यू है 2, टी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 600, रेडीमेड वैल्यू टी इक्वल टू अंडर रूट 150 इंटू 4 है, तो इसका रेडीमेड वैल्यू कितना है 600। तो 600 यहाँ पर पुट कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 600 मीटर कार चला है। तो ट्रक कितना चला है, यहाँ से इसको माइनस कर दीजिएगा तो 450 आएगा, 450 मीटर ट्रक चला है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में।
हाँ, ये इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, एलिवेटर वाला जो क्वेश्चन अभी देखा उसी से मिलता है, उसी का ये इसमें और नेक्स्ट लेवल है उसका ये। तो ये भी एकदम मास्टरपीस है, आपको एडवांस टाइप क्वेश्चन के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, एन एलिवेटर कार whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 meter start ascending with a constant acceleration 1.2 meter per second square. 2 seconds after the start, a bolt began to falling from the ceiling of the car. ठीक है, तो सीलिंग ऑफ द कार, तो अभी बोला एलिवेटर, बेसिकली एलिवेटर कार है ऐसा, ये एलिवेटर कार है और ये पूरा एलिवेटर कार कितने से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर से 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऐसे। तो 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट अ बोल्ट बिगेन टू फॉल, तो यहाँ पर कहीं बोल्ट होगा उसके, ये चीज, और वो फॉल डाउन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या सर अभी तो जी लिए थे 10, 9.8 कैसे ले लिए, क्योंकि डेटा ऐसा है बच्चों, 1.2 अगर है तभी तो 9.8 प्लस 1.2 होगा तो 11 होगा ना, प्रॉपर इंटीजर, इसीलिए द 2 सेकेंड आफ्टर द, ठीक है, द टाइम आफ्टर विच द बोल्ट हिट द फ्लोर। तो वही वाला क्वेश्चन हो गया जो पीछे था, कि उसका हैंडबैग था पीछे वाले क्वेश्चन में, कि अगर हैंडबैग अगर उसने छोड़ा तो कितने टाइम के बाद लगा था, तो कॉन्सेप्ट वही है। तो फ्लोर, इसका ये जो फ्लोर होगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर आ रहा होगा, तो उन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 9.8 प्लस 1.2, और उसका हाइट कितना है, 2.7 मीटर, सीलिंग का यहाँ से यहाँ तक 2.7 मीटर। तो ये तो निकालना बहुत आसान है। तो 2.7 और फॉल कर रहा है तो मीन्स 0 प्लस 1/2 जी प्लस ए। तो आपके लेक्चर का, मेरे लेक्चर का आज और आपके आज क्लास सुनने का यही है सबसे की पॉइंट, जी प्लस ए। इसमें आपने ये बार बार सीखा, और टी टाइम के बाद हो रहा होगा तो टी स्क्वायर, तो हमें टी प्लस ए निकालना है। ठीक है, बाकी अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। तो 2.7 इक्वल टू, यहाँ से जी प्लस ए का वैल्यू अगर करेंगे तो 1.2 प्लस 9.8, इट विल बी 11 इंटू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.7/11। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना जाएगा, 11 2 जा 22.5, तो 50। तो कुछ 5 ऐसे कर लीजिए, 2.7 मीटर के लिए। तो अच्छा, मैंने 2 का वहाँ पर वही कर रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ी है। यहाँ से 1/2 है तो 2.7 जब इधर आया होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक, तो मल्टीप्लाई विथ 2 हुआ होगा। तो क्योंकि 0.25 है तो फिर उसका स्क्वायर रूट 0.5 होगा, जो कि इतना नहीं, कुछ और आता था इसका आंसर, इसीलिए हाँ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। तो एक करेक्शन ये है कि 2.7 इंटू 1/2 था, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 2.7। तो टी का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 2.7/11। तो ये कितना हो गया, तो 5.4/11। देखिए थोड़ा सा 0.1 से रह गया है ना, कि 5.4/11, अगर वो 55 रहता 5.5 तो 11, तो 0.5 आ जाता। तो अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम इसको 0.49 तो है, और हमारे लिए अच्छा हुआ कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5.4/11 को, तो 0.45 के अबाउट आएगा, और 0.49 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो 0.7 सेकेंड ऐसा होगा। देखिए, तो आपको तो पता होगा ना कि अगर फ्रैक्शन को जितना हम स्क्वायर करते हैं तो अपने पेरेंट नंबर से कम हो जाता है। तो 0.7 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 0.49 हो गया, तो 0.7 सेकेंड।
तो 0.2 सेकंड पे वो फॉल डाउन कर जाएगा। ठीक, तो ये तो इसका पार्ट आपने पिछले वाले क्वेश्चन का ही बस एक रिवीजन देखा। बी पार्ट इसका है बड़ा मजेदार, ये एडवांस टाइप का मतलब टक्कर का है क्वेश्चन। ठीक, तो आइए इसका सेकंड पार्ट देखते। तो उसमें पूछा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोल्ट। बड़ा जानबूझ के पूछा है ये, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट। डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों इसमें 2 पॉइंट, आपको क्या लग रहा होगा 2.7 से वो किया होगा तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि असली में तो 2.7 ही करा होगा? नहीं, ये डिस्टेंस 2.7 आपको तो ये लग रहा होगा क्योंकि अल्टीमेटली तो इतना ट्रेवल किया नहीं। क्यों नहीं कि अगर 0.7 सेकंड से वो नीचे आ रहा होगा, इतने देर में क्या हो रहा होगा, फ्लोर भी तो उठ के ये ऐसे भाग रहा है, तो फ्लोर कहीं यहाँ आ गया होगा, तो इस चलते वैसा नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि अगर 1.2 सेकंड में फ्लोर कितना चला होगा। जितना फ्लोर चला होगा एक्चुअल में वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका देख लीजिए कि ये जो मतलब फ्लोर का मतलब एलिवेटर कितना चला होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एलिवेटर यहाँ पे बना लिख लेता हूँ कहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लोर, ये ज़्यादा बेहतर। तो अच्छा, अब इसमें क्या होगा दिक्कत कि अब 2 सेकंड के बाद ये सब काम हो रहा है। एनिमेलेटर हुज जस्ट 2.7 मीटर असेंडिंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब उसके इनिशियल स्पीड के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो इसका इनिशियल स्पीड क्या लेंगे, 0। तो अभी वो क्या होगा कि 2 सेकंड के बाद उसका इस फ्लोर का या एलिवेटर का भी स्पीड कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आइए उसको अलग पेज पे दिखा देता हूँ क्या हुआ इसमें कि एलिवेटर आपका 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ भाग रहा है, और 2 सेकंड के बाद इस एलिवेटर के स्पीड कितना हो जाएगा, v = u प्लस at, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो 0 है और a का वैल्यू कितना है एलिवेटर का 1.2 × 2, तो कितना हो गया 2.4 सेकंड बच्चों। ठीक है, तो 2.4 मीटर पर सेकंड, नॉट सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक, तो अब इसका एक्सेलरेट भी कर रहा है और 0.7 सेकंड के लिए ये कितना आया होगा, मतलब 0.7 सेकंड में कुछ ऐसा चला होगा और नट बोल्ट तो उसको कहीं यहीं मिल गया होगा। मतलब ये फ्लोर को इमेजिन करो, कुछ ब्लू मार्क से ऐसा बना दे रहा हूँ या ऐसे। अब जो येलो वाला जो मतलब एलिवेटर का न्यू पोजीशन ऐसा होगा, तो एक्चुअल में तो डिस्प्लेसमेंट यही चला होगा ना बोल्ट, तो वही हमें निकालना है। तो अभी देख लेते हैं कितना चला। तो S = या H = U 2.4 कितने देर के लिए निकालना है 0.7 प्लस हाफ एक्सेलरेट कर रहा है 1.2 × t², तो 0.7 × 0.7, तो आप चाहो तो 0.5 ले लेना इसका। तो यहाँ से 24/7 जा कितना होता है, 7×4 = 28, 7×2 = 7×4 = 28 और 7×2 = 14, 14 और 2 16, तो 16.8 हो गया, सॉरी 1.68 हो गया। और प्लस इसको अगर आप देखेंगे तो 0.6 हो जाएगा, और 0.7 × 0.7 इस 0.49, तो मैंने 0.5 ले लिया, तो 0.6 × 0.5 कितना हो गया 30, तो 0.30 ऐसा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 1.98 मीटर। तो फ्लोर तो चल गया बच्चों 1.9 मीटर, और ये है कितने का था, ये 2.7 का था, तो ये कितना डिस्टेंस होगा माइनस कर लीजिए, तब आप यही कर रहे होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट = बिल्कुल माइनस कर लेते हैं, 2.7 माइनस 1.98, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0.72 मीटर हो चला, इसका है डिस्प्लेसमेंट। ये तो बातचीत हुआ इसके डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन आपको क्या लगता है इतना ही चला होगा, मन कह रहा है इतना ही चला होगा सर 2.72 मीटर? नहीं, वो इतना नहीं चला होगा। कि कैसे? वो इसलिए क्योंकि जब वो 2 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना हो गया था 2.4 मीटर पर सेकंड, तो बोल्ट भी तो उसी स्पीड पे होगा। यहाँ से
ऐसे, तो बोल्ट के पास उस समय भी स्पीड कितना होगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो जब यहाँ से गिरा तो जैसे पैरासूट वाले क्वेश्चन में देखा था, स्टोन को अगर वो ड्रॉप कर रहे थे तो स्टोन भी कुछ ऐसे चला होगा, मतलब इस समय कुछ यहाँ का आफ्टर द 0.7 सेकेंड के बाद कुछ इसका ऐसा हो गया होगा, तो बोल्ट ऐसे जाकर ऐसे आया होगा, है ना। मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट अभी जो हमने निकाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट तो कितना था 0.72 मीटर, लेकिन उसके पहले वो ऐसे जाकर ऐसे आए हैं, ये मतलब कि इस तरह का ऐसे जाकर एक्चुअल मोशन ऐसा होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है जाने में कितना उसको समय लगा होगा, तो थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, वहीं से जो डिस्टेंस मिलेगा तो फाइनल स्पीड इसका 0 होगा। तो इनिशियल कितना है 2.4, आफ्टर द 2 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना आया था, मतलब एलिवेटेड का 2.4 है, तो एलिवेटर के अंदर उसका एलिवेटर कार के अंदर ही बोल्ट है, तो उसका भी स्पीड कितना होगा 2.4, 2.4 यहाँ रख लिया, स्क्वायर 2 जी का वैल्यू 10, ऐसे 9.8 लिया था उधर, लेकिन अभी 10 ले रहा हूँ, एच तो 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5.76, 5.76 अपॉन 2 इंटू 10 एच, तो 0.576, तो 0.576 का ऑलमोस्ट 2.29 ले लीजिए मीटर, तो 2.9 मीटर ऊपर गया होगा, 2.9 मीटर नीचे आया होगा, और 0.72 मीटर तो उसका डिस्प्लेसमेंट ही है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोल्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोल्ट इज इक्वल टू 0.29 इंटू 2 प्लस 0.72, तो कितना हो गया 0.58 प्लस 0.72, तो इसको कर लीजिए तो 1.30 मीटर, तो एक्चुअल में 1.30 मीटर वो उसका डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो ये बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस वाले कि पहला वाला पार्ट तो जो पीछे वाला जो पर्स वाला क्वेश्चन था कि एक गर्ल पर्स ड्रॉप करती है तो कितने देर के बाद होगा, लेकिन ये एक्चुअल में जिसका सेकंड पार्ट जो है इसका नेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो आपको जितना भी इसमें यूज़ हो रहा है दिमाग वो सारा ये ले रहा है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, नोट डाउन कर लिया। ठीक, स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो बच्चों हमने पीछे वाले जो अभी तक जो हमने देखा वो सारे एडवांस बेस्ड कॉन्सेप्ट थे क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम लोग कुछ रैंडम क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, तो इनका लेवल मेंस और एडवांस मतलब या कॉन्सेप्चुअल सबका मिक्सचर होगा। तो एक एक करके ये देखते हैं। और टेनिस बॉल is dropped on the floor from the height 4 meter. It rebounds to a height of 3 meter. If the ball was in contact with the floor for 0.01 second, what its average acceleration during the contact? ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, अभी एवरेज जो एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और फ्री फॉल को दोनों को मिक्स कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को मतलब जेई एडवांस वाले उससे प्यार करते हैं। तो आप भी इस तरह का दो कॉन्सेप्ट को बस अभी थोड़ा बहुत ही हमने सीखा है, मतलब फ्री फॉल और एवरेज को, तो दोनों को मिक्स किया, अभी और भी मिक्सअप होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट को आप इसमें समझेंगे कैसे मिक्सअप होके और उसको किया जा रहा है। तो टेनिस बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 4 मीटर, तो ठीक है, एक 4 मीटर के हाइट से इसको ऐसे ड्रॉप किया, फिर उसके बाद उसमें कुछ कांटेक्ट रहा बहुत थोड़े टाइम के लिए 0.01 सेकंड के लिए,
और फिर वापस से 3 मीटर के हाइट तक ऐसे गया, ऐसा, और यहाँ पर ऐसा ड्रॉप हुआ। तो हमें पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो अब ये सोचो आप कि अगर इसका ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो किस वेलोसिटी से इसको हिट कर रहा होगा? इनिशियल स्पीड 0 है और v चाहिए, ऐसा। और कौन इसको कर रहा होगा बताओ? इसको स्पीड अप कौन कर रहा होगा? ग्रेविटी ना, जी, डाउनवर्ड जो लग रहा होगा, तभी उसी से स्पीड अप हो रहा होगा। तो इसका वेलोसिटीज हम निकाल सकते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। इनिशियल स्पीड 0 है तो v का वैल्यू √2gh हो जाएगा। तो अभी gh है, चलो लिख ही देता हूँ, चाहता तो एंड में भी इसको कर सकते थे। इसको मान लीजिए कि h1 और इसको h2 कर लेते, तो 2g, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 4, तो कितना हो गया? √80 मीटर पर सेकेंड से इसको हिट किया। अब वो वापस यहाँ से 3 मीटर पर सेकेंड तक, 3 मीटर तक जा रहा है। तो ये तो आने का स्पीड हुआ, तो से इट इज नेमली v1, और जाने का स्पीड इज नेमली v2। तो अब इस दूसरे केस सिनेरियो में कि वहाँ पर जो कांटेक्ट में होगा तो इसका वेलोसिटी जरूर बदल गया होगा, ये आपको पता है। अब वैसे भी देखिए कि अगर 4 मीटर के हाइट से इसको छोड़ा, तो वापस अगर 4 मीटर के हाइट पर आ जाता तो हम क्या बोलते कि जिस वेलोसिटी से हिट किया उसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर 0.01 सेकेंड का तो कांटेक्ट लग ही रहा है, लेकिन 4 मीटर से आया और 3 मीटर से हुआ। लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही होता है, आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, या अभी देख लो, आपके पास अगर बॉल है तो आप इसको करिए, तो किसी भी हाइट से छोड़ेंगे तो वो कभी अभी उसके ऊपर हाइट, उसके बराबर की हाइट में कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर है, एयर रेजिस्टेंस है, बॉल का जो नेचर है, इलास्टिको कितना है, जिसके चलते उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज टू पोटेंशियल एनर्जी इस में हो रहा होगा, जो अभी मैंने बोला एनर्जी वाला बात, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में और आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर वो तो उसका 3 मीटर पे जा रहा है, तो कभी नहीं वो ऐसा होता है, कभी हाइट पर आ ही नहीं सकता है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह। तो 3 मीटर है तो इसका मस्ट भी वेलोसिटी अलग होगा। तो यहाँ पर फाइनल स्पीड इसका क्या होगा? 0। तो अगर ये जैसे v1 निकाला था, तो वैसे ही अगर v2 को अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? √2gh1। यहाँ पर भी आप वही लगा सकते हैं, जैसे थर्ड इक्वेशन को ही लगाकर इसको करेंगे, नहीं तो मैं लिख देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। देखो फाइनल स्पीड तो यहाँ पर 0 है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। यहाँ पर इस केस में -2gh होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा होगा ना, जाते समय तो इसका ऐसे जा रहा है और g नीचे की तरफ, तो फाइनल स्पीड 0 और यहाँ पर √ फाइनल 0, और इसी का नाम है v2 कि हमें निकालना है कितना स्पीड दिया, -2gh2 कह लो यहाँ पे, h2 तो 2 हुआ। तो जब v2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 × g10, और किस साइड से जा रहा है? 3 मीटर, तो कितना हो गया? √60 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। तो देखिए, तो v2 को अगर ऊपर जाने को पॉजिटिव बोलते हैं, v1 को नीचे आने को बोलते हैं, तो ये तो हमारा वेलोसिटी से निकल कर आ गया। अब उस क्वेश्चन का पार्ट क्या है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए देख लीजिए, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर ये क्या लिख दिया? v एवरेज, तो ये नहीं होगा v एवरेज, क्या होगा? हाँ सही बोल रहे हैं, ये एवरेज होगा, एवरेज इन एक्सेलरेशन, ऐसा। तो ये क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन टाइम टेकन। तो v2 को ऊपर जाने को पॉजिटिव बोल दे तो √60, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है v1, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस ऑफ माइनस √80 अपॉन टाइम टेकन 0.01। ये समझ में आया बच्चों? माइनस ऑफ माइनस क्यों हुआ? माइनस उसका वेलोसिटी क्यों हुआ? क्योंकि उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड था, सो दैट इज वाई वी टेक इज निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो √60 प्लस √80, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो √60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? करीब 7.6। √80 का वैल्यू
रूट 80 का वैल्यू आपका हो जाएगा 9.9 के करीब, क्योंकि 8.9 के करीब अपॉन उसमें टाइम टेकन 0.01। तो इसको जब ऐड करेंगे आप तो 6288750 ऐसा। और तो कुछ पिछले गड़बड़ी नहीं है। हाँ, तो ठीक है, इतना ही। तो 15.8 हुआ अपॉन 0.01। तो इसको जब ऊपर की तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1580 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा होगा, एक एक्सेलरेशन इतना बहुत ज़्यादा माना जाता है। 1580 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एवरेज एक्सेलरेशन आया होगा। आया तो ये समझ में आया। तो इसका वेलोसिटी कितने से आया, कितने से गया, और इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ग्रुप्स AB, AC एंड AD आर इन द मेड इन द सर्कुलर डिस्क lying in the vertical plane. 3 particles B, C and D constrained to move along the path AB, AC and AD respectively are released from point A. ठीक है, तो अच्छा इसका फिगर दिया है इन्होंने, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर लेता हूँ, पहली बार कुछ इमेज निकाला जाए से सर्कुलर ले लेते हैं और यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर ग्रुप है। तो कह रहा है कि यहाँ पर कुछ फिगर में वो 3 ग्रुप्स दिखाना चाहिए था। तो यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और एक ग्रुप ऐसा है, ये ऐसा जा रहा है और एक ऐसा है, ठीक है, इस तरह का। मतलब कि यहाँ पर एक टनल जैसा मान लो कि वहाँ पर है और यहाँ पर B, C, D ऐसा। पेन का साइज थोड़ा बढ़ा लिया जाए, भी कम आप लोग को आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा BCD इस तरह से ग्रुप से, मतलब यहाँ से कुछ बॉल को ऐसा डाल रहा है तो यहाँ पर बॉल ये ऐसा आ रहा होगा। तो इसको बोल रहा है कि α/2 है उस क्वेश्चन के हिसाब से, और ये अल्फा है और C जो डायमीटर पर है। तो क्वेश्चन आइए एक बार फिर से देख लिया जाए। 3 ग्रुप्स AB, AC एंड AD आर द मेड इन द सर्कुलर डिस्क lying in a vertical plane of 3 particles BCD constrained to move along the path AB, AC and AD respectively are released from the point A. Particle B reach the point B is TB टाइम ले रहा है, यहाँ पे एरर है, TB, और C से आने में TC ले रहा है और D से आने में TD ले रहा है। Then which of the following in the incorrect? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें तीनों, ये करेक्ट तो यही है, सब एक टाइम पे लगाएंगे, ये सब गलत है। ठीक, तो सही वाला, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट पूछा है तो BCD। करेक्ट कौन सा है, TB, TC, TD। तो एडवांस वाले ये देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को कि मल्टीपल चॉइस वाले बनाने के लिए। तो देखिए आइए समझते हैं। तो ये डायमीटर पर है, C डायमीट्रिकली अपोजिट है। तो आप इसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये वाला हमारा A है, ABCD ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये डायमीटर पे बना हुआ एंगल कैसा होता है बच्चों, 90 डिग्री। ये तो बचपन में सीख लिया होगा आपने। और इस डायमीटर पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तो अभी जैसे इसका वैल्यू AB है आपका
या AC को यहाँ पर ऐसा करिए कि लेट द डिस्टेंस AC इज, इसका रेडियस तो कुछ होगा, तो यहाँ पर ये R होगा तो ये R होगा, मतलब कि AC विल बी 2R, क्योंकि डायमीटर होगा। ये इसको लेट कर दो आप, ठीक है, लेट कर लिया। तो व्हाट विल बी AB? अगर AC हमारा 2R है तो व्हाट इज AB? तो AB इज 2R cos अल्फा बाई 2। अगर इसकी बात करें, अल्फा बाई 2 है और 2R है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक लगाना तो आपको AB मिल जाएगा। वैसे ही आपको AD क्या होगा बच्चों? 2R cos अल्फा, अगेन ये 2R है और अल्फा है 90 डिग्री है, तो AD आपका 2R cos अल्फा हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। तो अब उसके बाद दूसरा कि जो उसको मतलब इसमें किया गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा, मतलब ये कौन, अच्छा इसको कौन लेकर आ रहा होगा? ग्रेविटी ही लेकर आ रहा होगा। तो ग्रेविटी कैसे लगेगा बच्चों? ग्रेविटी तो नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? ये अगर G है और यहाँ पर अल्फा बाई 2 है, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? G cos अल्फा बाई 2। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको वेक्टर में भी पढ़ाऊंगा तो ये सब समझ में आ जाएगा कैसे इसको ब्रेक करते हैं। तो उसके साथ लगा हुआ कौन, अभी के लिए आप याद रख लीजिए कि G cos अल्फा बाई 2, और इसका इसके अलोंग ये वाला क्या होगा? G cos अल्फा, ठीक है। इसके अलोंग AD के अलोंग ये वाला G का कौन से हो जाएगा? तो अब देखिए एक एक करके निकालते हैं कि फॉर AB के लिए टाइम जो लगा होगा उसको TV दे रखा है, या तो पहले उसी से आप कर लीजिए। AC के लिए तो AC का डिस्टेंस कितना है? 2R इक्वल 0, सब फ्री फॉल से जा रहे हैं, 1/2। इसका नाम C वाले के लिए TC कर देते हैं, और यहाँ से G, तो TC का वैल्यू कितना हो जाएगा? √4R/G, क्योंकि इसमें तो सिंपल 2R था और G था, तो TC का वैल्यू हो गया। अब देखिए TV का वैल्यू, तो TV के वैल्यू के लिए आइए इसको अलग देख लेते हैं। तो 1/0 + 1/2 TV आपका ये वाला था, ये वाला TV था, तो ये डिस्टेंस कितना निकाले थे? AB के लिए 2R cos अल्फा बाई 2 यही लेंगे, और इस समय इसका एक्सेलरेशन कितना लेंगे? इज G cos अल्फा बाई 2, दोनों में G cos अल्फा ये वाला पेयर लेना है हमें। तो आ जाइए यहाँ से 2R cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 + 1/2 G cos अल्फा बाई 2 इंटू TV का स्क्वायर, cos अल्फा गया, तो TV का वैल्यू क्या है बच्चों? ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4R/G का अंडर रूट, ऐसा। दूसरा TC के लिए देखिए, TC के लिए कितना हो जाएगा? TC क्या था या TD क्या था? जो A से D के लिए आ रहा है, तो A से D के लिए डिस्टेंस कितना था? 2R cos अल्फा, और उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था? G cos अल्फा, यही होगा ना? ये G cos इसके लिए AD के लिए ये करस्पॉन्ड ऐसा होगा, 2R cos अल्फा, और इसके लिए एक्सेलरेशन G cos अल्फा, ऐसा। तो इसका वैल्यू देख लीजिए, तो उसके लिए 2R cos अल्फा ही रखते हैं, इक्वल टू फ्री फॉल से भी जा रहा होगा 1/2 G cos अल्फा इंटू TD। cos अल्फा गया, तो यहाँ से TD का वैल्यू कितना आ गया? √4R/G। तो अभी TD का वैल्यू देखिए 4R/G, TV का वैल्यू देखिए 4R/G, नेक्स्ट इसका देखिए 4R/G। तो तीनों क्या हुए? आपस में इक्वल हुए, तो यानी तीनों एक साथ पहुंचेंगे, कैसे भी उसका मोशन कंस्ट्रेन हो उसमें, तो जिस एंगल पे था उसके लिए, तो इसके लिए ये ऑप्शन होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी और देखेंगे कि एक बॉडी है
ऊपर से कोई फेंक रहा है, एक नीचे फेंक रहा है, तो किस स्पीड से आएगा एक एक करके। तो आइए इसको आपने आई होप कि नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया तो यहाँ से ऐसे बना लीजिए। ठीक है बच्चों, पॉज करके इसको बना लेना। बना लिए होंगे? ठीक है, नेक्स्ट इसको आप बना लीजिए पॉज करके। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। What is the speed with which the stone should be projected vertically upward from the ground? It is also attain the maximum height of 20 meter. So what is the speed with which the stone be projected vertically upward from the ground is maximum height of 20 meter? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। What is the speed with which stone should be projected vertically upward from the ground if it is attained the maximum height? तो अभी तो ऐसा बहुत क्वेश्चन किया। S is equal to under root या v is equal to थर्ड इक्वेशन लगा लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो h का वैल्यू कितना जाएगा? फाइनल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन आपका निगेटिव होगा क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो ये चीज़ निगेटिव देख लीजिएगा। तो h का वैल्यू कितना जाएगा? नहीं, h का वैल्यू नहीं, h का वैल्यू तो गिवन ही है, हमें u का वैल्यू चाहिए। u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, 2g is 10 और h is 20, तो 400, तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा? 20 मीटर पर सेकेंड से अगर g का वैल्यू 10 लिया है तो हर 10 सेकेंड में वो डीएक्सेलरेट होगा, तो 2 सेकेंड ही मैक्सिमम हाइट पर आएगा। और कितने देर में वापस ग्राउंड पर आएगा बच्चों? अगर ऐसे जाकर ये ऐसे आया होगा ना, 2 सेकेंड उसको जाने में लगेगा, 2 सेकेंड उसको आने में लगेगा, तो टोटल कितना लगेगा? 4 सेकेंड उसको आने में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। करेक्ट, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ v फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड रीचेस द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 3v। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। इसमें क्या कर रहा है कि स्टोन इज थ्रोन top of the tower from if it is reaches the ground। तो मतलब पहले ऐसा है कुछ, एक टावर है, इसका हाइट h है, यहाँ से v से फेंका जा रहा है, तो फेंकने के बाद वापस कहीं इधर आएगा, 3v से इधर आ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस टावर का हाइट बता दीजिए, यही ना? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? तो इस बढ़िया क्वेश्चन है, v से फेंका, 3v से आ रहा, तो हाइट बताइए। तो थर्ड इक्वेशन से बढ़िया कुछ नहीं है, वही लगेगा कि फाइनल स्पीड कितना। अच्छा, नीचे की तरफ आता है तो -3v। हम ये भी बता सकते थे कितने देर के बाद वापस आएगा, ये तो आप सिंपल है, यहाँ से भी समझ सकते हैं। v इक्वल टू u माइनस जी टी। जब वो फेंकते समय क्या हो रहा, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा होगा यहाँ से, तो फाइनल स्पीड कितना है? -3v। इनिशियल स्पीड कितना है? v माइनस जी इंटू टी। तो जी टी इक्वल टू कितना हो गया? 4v। t इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 4v/g। इतने सेकंड के बाद तो यहाँ पर ग्राउंड पर आएगा। तो एक बात है, आप चाहो तो यहाँ से आप h इक्वल टू वो भी वाला इक्वेशन लगा सकते हैं, मतलब कि फाइनली वो कहाँ पर होगा? 0 पर, इक्वल टू h vt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर ये वाला टाइम यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको h का हाइट का वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, उससे एकदम से आ जाएगा, टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है। हमसे खाली यही पूछा ना कब आएगा, तो ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। फाइनल स्पीड इसका कितना है? -3v, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है स्क्वायर। यू स्क्वायर आपका वी स्क्वायर माइनस 2g का वैल्यू इज g ही ले लेते हैं, और हाइट तो चाहिए हमें h। यहाँ पर देखेंगे तो h निगेटिव आएगा, तो इस बात को इंडिकेट करेगा कि हमें नीचे की तरफ चले हैं। तो 2gh आप इधर ले लीजिए, और यहाँ से वी स्क्वायर माइनस 9v स्क्वायर, -3v का स्क्वायर कितना हो गया? 9v स्क्वायर। तो कितना हो गया? माइनस 8v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो h का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 8v स्क्वायर ओवर
2g, तो इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली h का वैल्यू कितना आएगा, -4v²/g। ठीक है बच्चों, और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसने डिस्टेंस नीचे की तरफ इतना ट्रैवल किया है, ये चीज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और आप इस इक्वेशन में भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी आपको उतना ही दिखाई देगा, 4v²/g। तो ये बात समझ में आ गया। अब इसका देखिए दूसरा, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 19 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड अनदर स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। when and where will these stones collide? क्वेश्चन एक बार फिर से ये देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक को तो फेंका 19.6 मीटर पर सेकेंड से। 19.6 मीटर अगर रिमाइंड करा रहा होगा आपको 2g, मतलब या 20 मीटर पर सेकेंड। जी का वैल्यू हम जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर एक को हर सेकेंड में क्या होगा, डीएक्सेलरेट कर रहा होगा, तो मतलब 20 मीटर पर सेकेंड वो 2 सेकेंड में किसी हाइट पर आएगा और फिर वापस वो 2 सेकेंड में नीचे आएगा। तो मतलब उसको टोटल 4 सेकेंड लगे आने में। दूसरा उसी समय 2 सेकेंड के बाद, मतलब यानी कि जब वो टॉप पर होगा तो नीचे से कोई पार्टिकल को फेंका, तो जब वो तब वो वापस आ रहा होगा तब उसने कोई नीचे से फेंका, तो 9.8 है, ये तो 1 सेकेंड में ही ऊपर जाएगा और वापस आ जाएगा। एक दूसरे से कभी वो नहीं मिलेंगे, जब नीचे ग्राउंड पर होंगे आएंगे तब साथ साथ जाकर जब बीट कर रहे होंगे तब मिलेंगे। आइए क्वेश्चन समझ एक बार मन ही मन पढ़ लीजिए। A stone is thrown vertically upward with a velocity of 19.6 meter per second. After 2 seconds, another stone is thrown upward with velocity of 9.8 meter per second. When and where will these stones collide? यही है, पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लिया। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, यहां से v = 19.6 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। यही किया, दिख रहा है या बड़ा लिखा हुआ, v = 19.6 मीटर से थ्रो किया। तो यहाँ पर कहीं आया होगा, तो फाइनल स्पीड इसका 0 होगा, तो कितना समय लगा होगा वो निकाल लेते हैं। v = u - gt। तो v का वैल्यू अभी कितना है, 19.8। u फाइनली 0 हुआ ना, फाइनल 0 हुआ। u का वैल्यू कितना है, 19.6 - g is 9.8। t का वैल्यू कितना हो गया, 19.6/9.8। तो कितना हो गया, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में यहाँ पर होगा। तो तभी क्या किया कि एक दूसरा पार्टिकल को उधर से पीछे से लॉन्च कर दिया। क्या किया, लीजिए, दूसरे को उसको भेज दिया 9 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका अगर देखा जाए 9.8 से, तो ये कहाँ पर आएगा, ये कितने देर के बाद हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, तो कहीं यहाँ पर होगा। और t = जैसे आप इसके लिए निकाले थे ना, 0 = 9.8 - 9.8 इंटू टी। तो t का वैल्यू कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो यहाँ से गया, ऐसे आ गया 1 सेकेंड में। तो तब तक वो 2 सेकेंड के बाद से जब फेंका, तो ये 1 सेकेंड में कभी वो यहाँ पर आएगा तो उसे टकराएगा नहीं बच्चे। वहाँ पर आया वो जस्ट अ मोमेंट, तब तक ये घूम गया होगा पीछे, और एक साथ ऐसे 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 आएगा, आकर ग्राउंड पर जब होंगे तो जाकर दोनों टकराएंगे। क्योंकि इसको फर्दर आने में ग्राउंड में कितना लगेगा, 2 सेकेंड, और वो 2 सेकेंड से तो ऊपर गया है, फिर आने में उसको 2 सेकेंड यहाँ पर होगा। तो दोनों साथ साथ जब तब कोलाइड करेंगे। तो लिख लीजिए कि व्हेन दे आर collide to each other at ground, when supposed to
हिट द ग्राउंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। From the height of h, a particle is thrown vertically upward with the speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that take by the it reach to the highest point of its path. The relation between h, u and n is क्या होगा इन सबों का? तो ठीक है, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या करें कि फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट h, एक आपका टावर h है यहाँ से, और कह रहा है कि आपने किसी पार्टिकल को u से अपने थ्रो किया, यही ना। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज, तो अब ये कैसे जाएगा, ऐसे जाकर ऐसे आएगा, तो लेट से t सेकेंड इसको लगा होगा आने में। तो ये वाला टाइम अगर जितना भी लगा, मतलब कैसे बताएंगे, 0 इक्वल टू फाइनली हिट कर रहा है यहाँ पर, तो ओरिजिनली मतलब ये बताया था ना आपको, h इक्वल टू h नॉट ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h नॉट ऑलरेडी कितने हाइट पर है, h हाइट पर है, तो h ले लिया, u का वैल्यू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस टाइम को तो डायरेक्टली दिया नहीं, उस टाइम के लिए का मैं टेल जैसा कुछ एक जोड़ दिया उसमें, कि कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स टेकन बाय टू द रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। मतलब क्या कह रहा है कि जब आप यहाँ पर कहीं हैं, जब आप कहीं यहाँ पर आए थे, तो जो समय लगा होगा वो पूरे समय का n टाइम्स है। तो यहाँ पर यहाँ से आने में समय कितना लगा होगा, इसको क्या करें, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हुआ होगा इस पाथ में, यहाँ से क्या होगा तो v0 हुआ होगा। तो यहाँ पर आप टाइम निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो फाइनल स्पीड 0, u तो u है, जी टी तो इसको टी डैश कर देते हैं, टी डैश, क्योंकि वो डिस्टिंगाइज करेगा इससे। तो u बाई जी होगा बच्चों, टी डैश बोलिए हाँ, तो आ गया। तो ये जो t में रिलेशन है, t इक्वल टू कह रहा है कि n टाइम्स ऑफ u बाई जी, ये इस t डैश का जितना होगा n टाइम्स ऑफ u बाई जी। तो इसमें वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो अपने आप h में रिलेशन आएगा। तो आइए इसको पुट कर दिया जाए, दिख रहा होगा आपको। तो h 0 इक्वल टू h प्लस u, t के जगह पे n टाइम्स u बाई जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी एन यू ओवर जी का होल स्क्वायर। देखो तो बच्चे सही है, h प्लस यू टाइम्स ऑफ n इंटू जी माइनस हाफ जी एन यू बाई जी का स्क्वायर। अब उसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 h, इसको एन यू जी ही बना लेते हैं, एन यू स्क्वायर ओवर जी माइनस 1/2, यहाँ पर एन स्क्वायर यू स्क्वायर होगा, और नीचे एन स्क्वायर यू स्क्वायर होगा ये, और यहाँ पर जी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर जी है और ये वाला जी, तो जी जी हाई बाय करके निकलेंगे तो एक जी बचेंगे। समझे जी? ठीक है बच्चों, ऐसा होगा। अब इसमें क्या करिए कि h इक्वल टू, एक स्टेप और इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या करिए कि एन यू स्क्वायर बाई जी तो कॉमन है, एन भी है, यू स्क्वायर भी है और जी है, तो एन यू स्क्वायर ओवर जी कॉमन है, 2 और ले लो आप, तो ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, एग्जैक्टली 2 बचेगा यहाँ पर। तो एन यू स्क्वायर बाई जी 2 था नहीं, 2 लिया कॉमन तो -2 हो गया, एन यू स्क्वायर बाई जी लिया, तो यहाँ से क्या बचा, केवल एन, ऐसा। तो कुछ देखो आंसर से स्मेल आ रहा है, अच्छा अभी आ जाएगा। उसको क्या करिए कि माइनस को सेटल करके h इधर ले लीजिए, ये माइनस h इधर आएगा तो माइनस उसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा और 2g को इधर भेज दीजिए। 2g हो गया इधर एन यू स्क्वायर एन माइनस 2, देखो तो h इधर आया माइनस, इसको ट्रांसफ़र किए तो 2 - n बिकम n - 2, तो 2gh हो गया।
बस। तो इसको बस स्टाइल में थोड़ा सजा के लिख दीजिए, तो आपको आंसर कौन सा दिखाई दे रहा होगा? 2GH के साथ है, ये C वाला दिख रहा है, ये 2GH, ये G है उसको छोटा लिख दिया, टाइपो एरर है, NU² इंटू N-2। तो ये भी मेंस का या एडवांस में किसी साल पूछा हुआ प्रीवियस ईयर, तो चेक कर लेना। तो ये आपका था। तो समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? अब आइए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़िए। तो इस क्वेश्चन में क्या करें कि फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ द टू बॉल्स A and B आर द थ्रोन, from a building of the two balls A and B are the thrown such that A is the thrown upward and B is the downward from both vertically. If VA and VB are the respective velocities on the reaching the ground, then अच्छा ये फिर से इन्होंने गलत कर दिया, ये दोनों कैसे सेम ऑप्शन होगा? यहाँ पर चलो एक को सही कर लेते हैं, मतलब आंसर ही बता दिया कि V और VB दोनों सेम आएंगे। देखिए इसमें क्या होगा कि क्यों ऐसा सेम मैंने बोला, जैसे कि h ऑफ द हाइट है फ्रॉम द बिल्डिंग, एक बॉल को ऐसे थ्रो करता है, तो आपको पता है कि जिस स्पीड से यहाँ से फेंका, सपोज VA से फेंका, तो यहाँ पर अगर 0 हो जाएगा और फिर वो वापस से यहाँ पर VA से ही आएगा, क्योंकि एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं जिस स्पीड से देंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल फिर से काइनेटिक में बदल जाता है। तो आप करके देख लेना, या पीछे जो टेनिस बॉल वाला एग्जांपल दिया था, या वो जो एक था ना कि को ड्रॉप किया था 4 मीटर से और 3 मीटर के वापस हाइट पर आया, तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम हाइट से किसी भी को ड्रॉप करते हैं और फिर उसी हाइट पर आ जाए तो उसका स्पीड दोनों का सेम रहेगा। यहाँ पर हम लोग स्पेस की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से इसको आना पड़ेगा। तो यहाँ से जब जा रहा होगा तो VA इसका होगा, ठीक, या उसका U है तो U होगा, और फिर उसी स्पीड से दूसरे को सेम स्पीड से फेंका, जिस स्पीड से इसको फेंका था ऊपर की तरफ। तो टेक्निकली वही हो गया ना। मान लीजिए हैं कि VA VB को डिस्टिंगाइज करने के लिए मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ क्या कि ये VA अभी छोड़ दो इसको, ऐसा, जैसे कि V वेलोसिटी मान लेते हैं, तो वो वापस आया, B से फेंका था ऊपर, तो V से आते समय इसका V वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गया। एक फर्स्ट बॉल की कहानी है कि जो जब हीट कर रहा होगा तो इसमें VA आ रहा होगा। फिर दूसरा करा कि सेम स्पीड से दूसरा भी बॉल को फेंका है, उसको करा कि VB से फेंक रहा है, ठीक है। तो हाइट दोनों का सेम है, तो यहाँ का वेलोसिटी दोनों का सेम है, सेम हाइट यहाँ पर है, तो दोनों पे जब लैंड करेंगे तो भी दोनों सेम ही रहेंगे। वो कैसे? आप चाहो तो यहाँ से देख लीजिए, दोनों का स्पीड कितना हो गया, V² इनिशियली प्लस 2GH। तो फाइनल वेलोसिटी A के लिए लिखिए तो V², दूसरे VB के लिए भी लिखेंगे तो सेम थिंग, उसको तो फेंका था V से ही, तो 2GH। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि VA = VB। तो दोनों यहाँ पर जब लैंड होंगे तो क्या होगा, V एंड VB से दोनों लैंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अब देखिए, a parachute after the bailing out the falls of 50 meter without a friction. When the parachute opens, it deaccelerates 2 meter per second square. He reaches the ground with the speed of 3 meter per second. At what height did the bail out? ठीक है, तो कह रहा है कि पैराशूट आफ्टर द बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। तो मान लीजिए कि कहीं मिड एयर में ऐसा था पैराशूट, आप जिस एरोप्लेन से देखते हैं ना चलते हैं, तो एकदम से वो जो चलते हैं मतलब आपने इस तरह का एडवेंचर देखा होगा कहीं, तो उसमें क्या होता है कि व्हेन द कोई भी आदमी है एरोप्लेन से उसको उठा के फेंक दिया या खुद फेंका अपने आप को, तो थोड़ी देर के बाद जब जाता है उसके बाद से वो उसको अपना पैराशूट खोलता है। तो वही का यहाँ पर भी है कि यहाँ से उसको कुछ बेलिंग आउट कर रहा है और फॉल्स 50 मीटर गया,
नीचे। ऑब्वियसली फ्री फॉल में क्या होगा, इट डी एक्सेलरेट व्हेन पैरासूट ओपन, यहाँ पर पैरासूट खुल गया ऐसा आदमी, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेट हो रहा है नीचे की तरफ। ही रीचेस द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस पे जब लैंड कर रहा है तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लैंड कर रहा है, तो स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ओ मैंने भी स्क्वायर लिख दिया, स्पीड है तो 3 मीटर पर सेकेंड ही होगा ना। यहाँ पे लैंड कितने से किया बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे लैंड तो कर रहा है, तो स्पीड जो इनका है 3 मीटर पर सेकेंड से लैंड कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ व्हाट द हाइट, एट व्हाट हाइट डिड द बेल आउट, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट क्या होगा। तो अब समझने के लिए हमें क्या करना है कि 50 मीटर से इसको फ्री फॉल में आया, तो इस समय जब आया होगा तो उसके पास वेलोसिटी क्या हुआ होगा, इनिशियल तो 0 है और हाइट है, तो स्पीड थर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2g इज 10 और हाइट कितना है 50, तो कितना हो गया 50 दूनी का 100 एंड 100 इंटू 10 इज 1000, सो 1000 बिकम 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड, यही ना। ठीक है, तो जब यहाँ से अब वो डी एक्सेलरेट हो रहा होगा तो 3 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनली तो यहाँ का v स्क्वायर का एक तरह से वैल्यू क्या बोले, इसको तो ऐसे ही रख लेना चाहिए था 1000 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एक्स ऐसे और डी एक्सेलरेट हो रहा है, तभी तो देखो v स्क्वायर इतना है और यहाँ का v स्क्वायर देखेंगे तो 9 होगा ना, तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं तो डी एक्सेलरेट ही हो रहा है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। देखो बच्चों पैरासूट जब खुल गया यहाँ से तब वो फ्री फॉल में नहीं है, तब हम g का वैल्यू उसके साथ ही जोड़ेंगे, मतलब कि उसके पास बहुत सारा कुछ अब थ्रस्ट, मतलब एक कैनोपी रहता है और उसका इंजन कुछ होगा, या मतलब कैनोपी के वजह से उसमें अब थ्रस्ट वगैरह लगना चालू हो जाता है, तो एनी हाउ वो मैनेज कर रहा है। तो जैसा कि हम काइनेटिक्स में जानते हैं ना कि हमसे ये पूछा नहीं जाएगा क्यों हुआ ऐसा, इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो है, आपको एज इट इज ही लेना है, तो उसका अभी नहीं कारण पूछते हैं कि क्यों हुआ होगा, लेकिन बस आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि फ्री फॉल में वो नहीं जाएगा क्योंकि उसका कैनोपी आने की वजह से खूब सारा एयर रेजिस्टेंस मिलेगा एंड फाइनली इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड हो रहा होगा। तो हमें बेसिकली ये वाला हाइट फाइंड करना है, इसका नाम दे देते हैं कुछ h डैश, तब h डैश से आ जाएगा तो इसमें 50 ऐड कर देंगे तो पूरा हमें कहाँ से बेल आउट हुआ तो वो मिल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी इज 3, ये हो गया 9, यू स्क्वायर का वैल्यू कितना था 1000, ये यही वाला है जब यहाँ से जब लैंड कर रहा होगा, माइनस 2, ए का वैल्यू है 2 और s, तो इसको जब आप करेंगे s का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इस 1000 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों 991 अपॉन 4, 991 बाई 4 करिएगा तो कितना आ जाएगा 1000 होता तो 250 एक झटके में बोल सकते थे, 990 है तो उसको 250 से 2.25 को हटा दीजिए तो कितना हो गया, इट इज 247.25 इतना मीटर। तो एच डैश का वैल्यू 247.25 मीटर ऐसा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, इसमें 50 ऐड कर दो, पूछा था ही ना कि वेल आउट करेगा तो क्या होगा, तो 247.5 प्लस 50 तो कितना आ गया 297.5 मीटर। तो आंसर में हो सकता है कि वेरिएशन हो क्योंकि जी का वैल्यू मैंने 10 लिया है, ओरिजिनल जो आंसर शायद होता है 291 के आसपास होता है, तो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जेई का, तो आप उसको यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये बात समझ में आया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर
the height h meter, if it take the t second to reach the ground, what is the position of the ball in t by 3 second? ठीक है, इसमें h हाइट है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद उस बॉल को, बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो रिलीज मतलब u इक्वल टू 0, तो इसको जब यहाँ तक ग्राउंड पे आ रहा है तो t सेकेंड लग रहा है, तो h इक्वल टू क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वही बोला है ना, देखिए इट टेक द t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, तो t सेकेंड द रीच द ग्राउंड, तो h इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना, ठीक। अब उसके बाद तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, टू एच ओवर जी, तो टी बिकम कितना हो गया, 2h ओवर अंडर रूट जी, तो कह रहा कि टी बाई 3 में कहाँ पर होगा, तो टी बाई 3 में कहीं यहाँ पर होगा ऊपर से, तो इसको एच डैश कह लीजिए, एच डैश इज इक्वल टू अच्छा, हमें उसका एच वो पूछा है कि एच किस पोजीशन पर है ना, तो ठीक है, तब तो आप इसको यहाँ से आप चाहो तो इसको जो टी वाला जो वैल्यू निकाले हैं तब इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो काफ़ी आसान कर दिया हमारे लिए, मतलब यहाँ से आप इनको हाई बाय कर लीजिए, तो बस यही रख दीजिए, हमें तो एच देखना है, टी स्क्वायर, तो एच डैश के लिए कितना हो जाएगा, एच डैश के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1/2 जी टी बाई 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/2 जी टी स्क्वायर बाई 9, तो इसको 1/9 को इधर लिख लीजिए अलग, 1/9 और वहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया एच, एच डैश का वैल्यू कितना आ गया, ऐसा, इसमें एच डैश इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बाई 3, तो हाफ जी टी स्क्वायर बाई 9, तो जी टी स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू कितना है एच, तो टी एच बाई 9 हो गया, तो एच बाई 9 कहाँ से था, ऊपर से, यहाँ से यहाँ एच बाई 9 मीटर है, तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा एच माइनस एच बाई 9, तो कितना हो गया 1 माइनस 1/9 इज 8/9, एच, तो ग्राउंड से 8h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो आज हमने, तो ये ग्रेविटी में हमने फ्री फॉल पर जितना क्वेश्चन हो सकता था प्रीवियस ईयर या जो टफ एडवांस वाले जो क्वेश्चंस थे उन सबों का मिक्सअप करके आपको दिखाया, ठीक है। तो इतने से आप अब इसके बाद आप SC वर्मा का क्वेश्चन जाकर लगाइए तो बहुत आसानी से आपको हो जाएगा, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप ट्राई करिए तो बहुत आराम से हो जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक वर्कशीट जैसा कुछ प्रोवाइड किया जाए, तो उसका भी लिंक वगैरह आपको दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसके प्रैक्टिस के लिए भी जा सकते हैं। तो जब भी आपको मतलब प्रॉब्लम उसको करना हो तो आप कॉन्सेप्ट तो बस एक ही 3 इक्वेशन का था, ए की जगह पे -g कर दिया, और फिर उसके बाद आप बेसिक क्वेश्चंस इसके अंदर देखें, तो आपको जब भी करना हो तो फटाफट यहाँ से देखकर रिवीजन करिए और जाकर अपने क्वेश्चन पे टूट पड़िए, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ में जाकर स्टडी करेंगे। इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा तो उसमें हम ग्राफ के बारे में देखेंगे कि ग्राफ मतलब कि वेलोसिटी टाइम के बीच का कैसा होता है, एक्सेलरेशन टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होता है, या जो हम इंटीग्रेशन जो समझे थे उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो वो सब हमें ग्राफ से दिखाई देगा। या आप किसी बॉडी को अभी जैसे देख रहे थे ना कि वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर होता है तो वेक्टर होता है तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है, या डिस्टेंस क्या पॉजिटिव ही हमेशा रहता है तो उसके चलते उसका ग्राफ क्या होगा, तो इन सब के बारे में बहुत सारे हम लोग देखेंगे। तो फिर उसमें तो आपको एक ऐसा जैसे कि 1 या 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है मेंस में या एडवांस में भी कभी कभी, तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसके बाद का वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।